तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जंतु तक। ये है परमार सर का लेक्चर बायोलॉजी 4.0 बैच का। तो हम लोग इसको हिंदी में रिवीजन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। बहुत अच्छे से शुरू करेंगे हम लोग। तो ये लेक्चर नंबर 3। तो जंतु ऊतक के मूल सिद्धांत। जंतु ऊतक समान कोशिकाओं के समूह होते हैं। जंतु ऊतक कैसा होता है? समान कोशिकाओं के समूह होते हैं, उनके विशिष्ट कार्य होते हैं और वे शरीर की संरचनाओं के निर्माण के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। जंतु ऊतक को मुख्य रूप से 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला उपकला ऊतक, दूसरा पेशीय ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक यानी कि जिसमें तेल वगैरह रहता है, हल्का फुल्का। पेशी ऊतक जो मांसपेशी में रहता है। संयोजी ऊतक जिसका हड्डी और ब्लड वगैरह बना हुआ है। और तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन्स वगैरह। पहला आता है हम लोग उपकला ऊतक में। उपस्थिति इसका क्या है? उपकला ऊतक पूरे शरीर में व्यापक रूप से। विशेषता इसका क्या है? उपकला ऊतक पूरे शरीर में उपस्थित होता है। ये इसका विशेषता है, यह जंतु शरीर में आवरण या सुरक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। कोशिकाएं निरंतर परत बनाती है और बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के मजबूती से जुड़ी होती है। सभी उपकला ऊतक बेसमेंट झिल्ली द्वारा दूसरे से अलग होते हैं। कार्य शरीर को चोट या क्षति से बचाता है। तो मेन इसमें क्या है? दो उपकला ऊतक जो है वो बेसमेंट झिल्ली से अलग होता है। इसका मेन ये है अभी तक। और कोशिकाएं निरंतर परत बनाते बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान की मजबूती से जुड़ी होती है। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। ठीक है। इसका काम क्या है? तो यह शरीर को चोट या क्षति से बचाता है। अब आते हैं हम लोग उपकला ऊतक। उपकला ऊतक में भी 2 प्रकार होता है, एक सरल उपकला ऊतक और दूसरा संयुक्त उपकला ऊतक। दूसरा संयुक्त उपकला ऊतक। तो अब आते हैं हम लोग सरल उपकला ऊतक। इसका ये कहाँ है? शरीर के गुहाओं यानी कि खाली स्थान, वाहिकाएं यानी कि वाहिका जहाँ होता है, और नलिकाओं के अस्तर मतलब ऊपरी स्तर। संरचना यह कोशिकाओं की एक एकल परत से बना होता है। सरल उपकला एकल परत से बना होता है। ठीक, एकल परत से बना होता है। और ये जो है शरीर के अधिकतर गुहाओं यानी कि जहाँ खाली स्थान रहता है, वाहिकाओं और नलिकाओं का अस्तर है। हम लोग सरल उपकला ऊतक को भी 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला सल्की उपकला ऊतक, दूसरा घनाकार और तीसरा स्तंभाकार। मतलब जैसे जिसका बनावट है वैसे वैसे हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। सल्की उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक और स्तंभाकार उपकला ऊतक। अब इसको हम लोग बाद में फिर ये कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे तो याद हो जाएगा। अभी बस थोड़ा समझते जाइए। तो सल्की उपकला ऊतक क्या होता है? तो रक्त वाहिका मतलब ब्लड वेसल्स, फेफड़ों की वायु थैलिया में या जिसको कुपिका हम लोग बोलते हैं, और पेरिटोनियम पेट की झिल्ली जैसे शरीर की गुहाओं का स्तर। ठीक, मतलब समझ में आया? ये सल्की उपकला ऊतक जो होता है, सल्की उपकला ऊतक कहाँ कहाँ होता है? तो रक्त वाहिकाओं में, फेफड़ा का वायु थैली में जिसको कुपिका बोला जाता है, और पेरिटोनियम झिल्ली से हम लोगों का पेट बनता है। और संरचना इसका क्या है? कोशिकाएं अनियमित आकार के साथ अत्यंत पतली और चपटी होती है। कोशिका पतला होता है और चपटा होता है। अनियमित आकार, इसमें अनियमित आकार होता है क्योंकि रक्त में दूसरा आकार है। फेफड़ा के आयु थैली में कुपिका है, कुपिकाओं में तो अलग है। अब हम लोग आते हैं
सल्की उपकला ऊतक को फर्दर दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक सरल सल्की उपकला ऊतक, दूसरा एक सरल सल्की उपकला ऊतक, दूसरा स्तरित सल्की उपकला ऊतक। उपस्थिति मुख ग्रास नली में। सरल सल्की उपकला ऊतक कहाँ है तो मुख और ग्रास नली में। मुख और ग्रास नली में है सरल सल्की उपकला ऊतक। ये जो है कोशिका की एक एकल परत होती है, एकल परत होती है जो अनियमित सीमाओं के साथ चपटी होती है, एक कोमल अस्तर बनाती है। मुंह में जो है, मुंह में पूरा कितना जीव वगैरह कितना कोमल है, और ग्रास नली भी पूरा कोमल होता है, तब लोग कुछ भी खाते हैं तो हम लोग अंदर चला जाता है। सरल सल्की उपकला ऊतक का है तो मुख में और ग्रास नली, ठीक। और स्तरित सल्की उपकला ऊतक का है त्वचा में। त्वचा में एक लेयर गया तो दूसरा लेयर बचा, इस तरह करके बहुत सारा लेयर होता है। कोशिकाएं परतों में व्यवस्थित होता है, यह टूट फूट को रोकता है। हम लोग ये क्या पढ़ लिए, ये हुआ हम लोगों का उपकला ऊतक। उपकला ऊतक हम लोग अभी तक देखिए, सबसे पहले हम लोग जंतु ऊतक, जंतु ऊतक में 4 ऊतक होता है, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और न्यूरॉन वाला क्या तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका, फिर हम लोग आते हैं उपकला ऊतक, तो उपकला ऊतक में सरल उपकला ऊतक और संयुक्त उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक में भी फर्दर 2 भाग में डिवाइड, इस सरल उपकला ऊतक को फर्दर 3 भाग में डिवाइड कर दिए, सल्की उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक और स्तंभाकार उपकला ऊतक। अब सल्की उपकला ऊतक में सरल सल्की उपकला ऊतक और तो स्तरित सल्की उपकला ऊतक। सरल सल्की उपकला ऊतक मुख और ग्रास नली में, स्तरित वाला तो ये त्वचा में। सरल सल्की उपकला ऊतक जो है उसका कोई अनियमित सीमाओं के साथ चपटी होती है, और स्तरित सल्की उपकला ऊतक जो है परत में होता है और टूट फूट को रोकता है, और सरल सल्की में जो कोमल स्तर को बनाता है। अब सल्की उपकला ऊतक कहाँ कहाँ है तो फेफड़ा में, रक्त में है, और कुपिका में और पेरिटोनियम झिल्ली में। अब हम लोग आते हैं घनाकार उपकला ऊतक। सल्की उपकला ऊतक पढ़ लिए, बात है घनाकार उपकला। घनाकार उपकला ऊतक यानी कि ये जो है घन में होता है, घन के रूप में, यानी कि क्यूबॉइड शेप में। ये हुआ क्यूबॉइड शेप, इस तरह रहता है घनाकार उपकला ऊतक। घनाकार उपकला ऊतक कहाँ का होता है, लार ग्रंथि में होता है, श्वेत ग्रंथि यानी कि जहाँ से पसीना निकलता है, थायराइड ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं का अस्तर। कहाँ कहाँ होता है तो घनाकार लार ग्रंथि में होता है, श्वेत ग्रंथि में होता है, थायराइड में होता है, थायराइड ग्रंथि में होता है, वृक्क नलिका में होता है, यानी कि किडनी में होता है। कहाँ कहाँ होता है घनाकार उपकला ऊतक, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और वृक्क नलिकाओं का स्तर। इसका संरचना क्या है, कोशिकाओं की संरचना घन जैसी होती है। घनाकार है, नाम से ही पता चल रहा है घनाकार है, तो घन जैसी होती है। कोशिकाओं की ऊंचाई और चौड़ाई बराबर होती है, लंबाई हो सकता है अलग होता है। घनाकार उपकला ऊतक मेन से सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ होता है, लार ग्रंथि में होता है, श्वेत ग्रंथि में होता है, और कहाँ होता है थायराइड ग्रंथि में होता है, वृक्क नलिका में होता है। हम लोग आते हैं स्तंभाकार। स्तंभाकार, स्तंभाकार मतलब स्तंभ की तरह, मतलब ये जो है क्यूबॉइड की तरह रहेगा, ये हुआ स्तंभाकार। क्यूब जैसा नहीं, क्यूबॉइड जैसा, मतलब ये लंबा है। उपस्थिति इसका कहाँ है तो आंत में है, अमाशय और पित्ताशय का स्तर। कहाँ कहाँ है, आंत, अमाशय और पित्ताशय में। आंत, अमाशय और पित्ताशय में है, ठीक। आंत, अमाशय और पित्ताशय में क्या है तो स्तंभाकार उपकला ऊतक। इसका संरचना है, कोशिकाएं खंभे जैसी होती है, लंबी और दिखने में चौड़ी होती है। इसका केंद्रक आधार पर स्थित होता है। इनका केंद्रक कहाँ होता है तो आधार पर स्थित होता है। स्तंभाकार उपकला ऊतक कहाँ होता है तो आंत में, अमाशय और पित्ताशय में। अब हमको ये बताओ कि ये जो है घनाकार उपकला ऊतक कहाँ होता है। घनाकार उपकला लार में होता है, श्वेत ग्रंथि में होता है, लार में होता है, श्वेत ग्रंथि में होता है, थायराइड में होता है, और एक जगह और होता है, कहाँ होता है वृक्क में होता है। लार, श्वेत, थायराइड और वृक्क। और स्तंभाकार उपकला ऊतक कहाँ होता है आंत, अमाशय और पित्ताशय में। आंत, अमाशय और पित्ताशय में क्या होता है स्तंभाकार, और घनाकार होता है श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड और वृक्क नलिका।
आंत, अमाशय और पित्ताशय, यानी कि गला तक में घनाकार वृक्क छोड़ देते हैं। तो गला तक में घनाकार, उसके नीचे है स्तंभाकार आंत, अमाशय और पित्ताशय में। और पेट की कोशिका तो ये बनता है इससे क्या बोलते हैं, पेट सरल सल की उपकला ऊतक से, सल की उपकला ऊतक। हम लोग आते हैं पक्षाभि उपकला ऊतक। पक्षाभि उपकला ऊतक पक्षाभि उपकला ऊतक, पक्षाभि उपकला ऊतक श्वसन मार्ग। ग्रसनी में क्या था, सल की उपकला ऊतक, सरल सल की उपकला ऊतक, लेकिन श्वसन मार्ग में पक्षाभि उपकला ऊतक। मूत्र नलिका और वृक्क किडनी। पक्षाभि वृक्क में वैसे ये वाला था, क्या बोलते हैं, घना स्तंभाकार उपकला ऊतक, लेकिन पक्षाभि उपकला ऊतक भी होता है वृक्क में, वृक्क यानी कि किडनी में। और पक्षाभि उपकला ऊतक कहाँ कहाँ होता है, श्वसन मार्ग में होता है, मूत्र नलिकाएं में होता है, वृक्क या फिर किडनी में होता है। कहाँ कहाँ होता है, श्वसन मार्ग, मूत्र नलिका और वृक्क या किडनी में। इसकी संरचना क्या है, तो कोशिकाओं का आकार में घनाकार या स्तंभाकार होता है, जिनकी मुक्त सतह पर बालों जैसी संरचनाएं होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि बालों जैसी संरचना किसमें, कौन सा ऊतक में होता है, तो पक्षाभि उपकला ऊतक, पक्षाभि उपकला ऊतक। बालों जैसी संरचना किसमें होता है, तो पक्षाभि उपकला ऊतक, जिन्हें पक्षाभ या सीलिया कहा जाता है। सीलिया कहा जाता है। बालों जैसी संरचना होता है, श्वसन मार्ग में होता है, मूत्र नलिका और वृक्क और किडनी में होता है, जो गति की विशेष रूप से तरल पदार्थ की गति को सुगम बनाता है। पक्षाभ या फिर सीलिया, सीलिया का क्या काम है, तो गति प्रदान करना। पक्षाभ के लयबद्ध तरीके से धड़कने, हिलने या माध्यम से बलगम, म्यूकस, मूत्र आदि निकलता है। जहाँ जहाँ से उत्सर्जन होता है हम लोगों का, अधिकतर जगह वहाँ पे ये होता है। जैसे देखो श्वसन मार्ग में भी हम, श्वसन मार्ग हो गया, मूत्र नलिका हो गया, वृक्क हो गया। श्वसन मार्ग, मूत्र नलिका और वृक्क ये सब क्या है, लयबद्ध तरीके से धड़कने या हिलने के कारण बलगम या फिर म्यूकस, मूत्र आदि की गति करता है। इससे सीलिया होता है। इसमें सीलिया क्या होता है, बाल जैसी संरचना होती है। हम लोग आते हैं पेशीय ऊतक। हम लोग पहला ऊतक खत्म हो गया। पहला ऊतक क्या था, पहला ऊतक क्या था, सेकेंड है पेशीय। पहला ऊतक था, पहला उपकला ऊतक, उपकला ऊतक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक का संरचना क्या है, यह पेशी कोशिकाओं या पेशी तंतुओं से बना होता है। पेशी कोशिकाओं या पेशी तंतुओं से बना होता है। पेशी तंतु लंबे और आकार में बड़े होते हैं। तत्वों में संकुचनशील प्रोटीन मौजूद होते हैं, शरीर की गति के लिए महत्वपूर्ण होता है। संकुचन और शीतलन जो शरीर की गति के लिए होता है। पेशीय ऊतक का मेन जो क्या काम है, तो गति देना। तो ये जो है, इसमें जो है पेशी कोशिका किससे बना होता है, तो पेशी तंतु से। पेशी कोशिकाएं किससे बना होता है, पेशी तंतु से। पेशी तंतु का आकार क्या है, लंबा होता है और आकार में बड़ा होता है। और इसमें क्या होता है, संकुचनशील प्रोटीन होता है। संकुचनशील प्रोटीन किसमें होता है, पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है। और संकुचन और शीतलन किसमें होता है, पेशियों के कारण इसमें गति के लिए उत्तरदायी। तो पेशीय ऊतक को भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कंकाल पेशी, एक कंकाल पेशी, दूसरा चिकनी पेशी और तीसरा हृदय पेशी। कंकाल पेशी जिससे हम लोग का हड्डी वगैरह बना होता है, हड्डी वगैरह के ऊपर जो रहता है। चिकनी पेशी जो रहता है, एक हृदय पेशी हृदय में रहता है। कंकाल पेशी शरीर के का कंकाल भाग, हड्डियों वाला, वही बोले। विशेषताएं क्या है, तो पेशी तंतु लंबे होते हैं। क्या होता है, पेशी तंतु लंबे होते हैं, अशाखित होते हैं और बेलनाकार आकार के होते हैं। पेशी कंकाल पेशी में क्या होता है, पेशी तंतु लंबे होता है, अशाखित होता है और बेलनाकार आकार के होते हैं। ये प्रकृति में तेज होते हैं। ये ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। प्रत्येक कोशिका का बहु नाभिकीय होती है, जिसमें धारियां वैकल्पिक गहरे और हल्के बैंड होती हैं। ये कोशिकाएं आसानी से थक जाती है। ये शरीर को गति और मुद्रा बनाए रखने में मदद करती है। मतलब कंकाल पेशी के बारे में कहाँ कहाँ पढ़े, ये जो है हड्डी वाला जगह पे होता है। इसका तंतु जो है लंबे होते हैं, अशाखित होता है, मतलब इसका शाखा नहीं होता है, इसमें शाखा यानी कि ब्रांच नहीं होता है। और क्या पढ़े इसमें, और क्या पढ़े,
ये तेज होता है, ये तेज होता है। और ऐच्छिक मांसपेशी जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ होता है। ऐच्छिक मांसपेशी जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ होता है। और एगो बहुनाभिकीय होता है। कंकाल पेशी कैसे, बाहु नाभिकीय। ये सब विशेषता दे के पूछेगा इस पेशी का पहचान करे, तो इसमें देना पड़ेगा कंकाल पेशी, ऑप्शन में देगा। नाभिकीय जिसमें धारियां होते हैं, वैकल्पिक गहरे और हल्के बैंड होते हैं। ये शरीर की गति और मुद्रा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। चिकनी पेशी दूसरा आता है। पहला पेशी कंकाल पेशी हो गया, दूसरा आता है चिकनी पेशी। चिकनी पेशी आंत, गर्भाशय, रक्त वाहिका, अमाशय, श्वास नलिका, परितारिका जैसे अंगों में होता है। कहाँ कहाँ होता है, तो आंत में होता है चिकनी पेशी, गर्भाशय में होता है, रक्त वाहिका में होता है, अमाशय में होता है, श्वास नलिका में होता है और परितारिका जैसे अंगों में होता है। केंद्रक प्रत्येक कोशिका के केंद्र में होता है। केंद्र में होता है। कोशिका अरेखित होता है, तुर्क रूपी होता है, जो कोशिका के संधि द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कोशिकाएं इसमें भी अशाखित होता है। जिस तरह कंकाल पेशी और चिकनी पेशी में दोनों में अशाखित होता है, धीमी गति से कार्य करता है। और कंकाल पेशी तेज गति से कार्य करता है, धीमी गति से कार्य करता है और आसानी से नहीं थकता है। और कंकाल पेशी आसानी से थक जाता है। ये अनिच्छिक मांसपेशियां हैं। कंकाल पेशी इच्छिक है, चिकनी पेशी अनिच्छिक है। ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। कार्य क्या है, तो पेशी क्रमाकुंचन। पेशी क्रमाकुंचन एक तरंग जैसी तेज गति, एक तरंग जैसी गति जो पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन और अन्य पदार्थों को आगे बढ़ाती है। तो ये कहाँ कहाँ होता है चिकनी पेशी, तो आंत में, गर्भाशय, गर्भाशय में, रक्त वाहिका, अमाशय, श्वास नलिका और परितारिका। परितारिका में होता है। इसमें केंद्रक जो है केंद्र में उपस्थित होता है। इसमें भी ये भी अशाखित नहीं होता है कंकाल पेशी की तरह, और कोशिका संधि द्वारा आपस में जुड़ा होता है, तुर्क रूप होता है। इसमें शाखा नहीं होता है, धीमी गति से कार्य करता है, नहीं थकता है, अनिच्छिक पेशी है और पेशी कुछ तरंग जैसी गठन करता है। अब तीसरा आता है हम लोग हृदय पेशी। हृदय पेशी क्या होता है, तो हृदय में होता है। ये तो देख के लग रहा है। विशेषता इसका, हृदय पेशी तंतु लंबे और बेलनाकार होते हैं, बेलनाकार आकार के होते हैं। प्रत्येक तंतु एक केंद्रकीय और शाखा युक्त होता है। वो सब दोनों शाखा नहीं था, इसमें शाखा युक्त है। इसमें एक केंद्रकीय है, इसमें धारियां मौजूद होता है। हृदय पेशियां थकती नहीं है। ये अनिच्छिक मांसपेशियां जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, इस शरीर में रक्त पंप करने और वितरण करने में मदद करती है। यह हृदय की दीवार में संकुचन और शिथिलन का कार्य करती है। कंकाल पेशी कहाँ होता है, तो हड्डी। हम लोग अब आते हैं इसका कंक्लूजन निकाला। कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। कंकाल पेशी हड्डी में होता है, चिकनी पेशी आंत, अमाशय और परितारिका में होता है, हृदय पेशी हृदय में होती है। धारीदार है, कंकाल पेशी है, चिकनी पेशी नहीं है और हृदय पेशी है। ऐच्छिक कंकाल पेशी, ऐच्छिक है, शाखित कंकाल पेशी और चिकनी पेशी शाखित नहीं, यानी ब्रांच नहीं है। हृदय पेशी में ब्रांच है। केंद्रक बहुकेंद्रिकीय होता है कंकाल पेशी, चिकनी पेशी एक केंद्रिकीय और हृदय पेशी भी एक केंद्रिकीय। हम लोग दो पढ़ लिए, एक उपकला ऊतक पढ़ लिए और दूसरा पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, एक उपकला ऊतक कंप्लीट हुआ, ये हुआ, ये पेशी ऊतक कंप्लीट हुआ। अब तीसरा ऊतक के प्रकार है जो कि संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक कहाँ होता है, तो कंडरा, उपास्थि, वसीय ऊतक और स्नायु, चमड़ा जैसे जगह पे होता है। विशेषतः यह शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है। संयोजी मतलब संयोज, संयोग मतलब जोड़ना। शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करता है, जोड़ता है। कोशिकाएं एक अंतः कोशिकीय अधात्री में धसी होती है। अधात्री जेली उपास्थि तरल, रक्त और सघन या कठोर हो सकती है। एक जो है ये अंतः कोशिकीय अधात्री में धसी होती है। यह जो है जेली जैसा हो सकता है, जेली जैसा होगा तो ये उपास्थि होगा, तरल होगा तो रक्त होगा और सघन होगा तो अस्थि होगा।
यह एक बंधन, सहारा देने वाले और पैकिंग पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। कैसे काम करता है? एक बंधन की तरह, मतलब सहारा देता है और पैकिंग पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यह शरीर, अंगों के शरीर को गति के कारण विस्थापित होने से रोकता है। जैसे अगर हम मान के चले कंडरा है तो उपास्थि में उपस्थित है, उपास्थि अगर नहीं रहता तो हम जैसे चलते तो घुटना पता चलता है, एक हड्डी इधर चला गया, एक हड्डी उधर चला गया, उपास्थि रोक के रखता है। इसलिए इसका अंगों को शरीर की गति के कारण विस्थापित होने से रोकता है। हम लोग आते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में क्या है? संयोजी ऊतक के दो प्रकार है, एरियोलर संयोजी ऊतक और वशीय संयोजी ऊतक। पहला एरियोलर संयोजी ऊतक, दूसरा वशीय संयोजी ऊतक। एरियोलर संयोजी ऊतक, एरियोलर संयोजी ऊतक किसको बोलते हैं? एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर के ढीला संयोजी ऊतक जो शरीर के विभिन्न संरचनाओं को सहारा, सुरक्षा और गद्दी प्रदान करता है। क्या करता है? सहारा, सुरक्षा और गद्दी प्रदान करता है। इसकी विशेषता एक अर्ध तरल आघात्री के भीतर तंतुओं और कोशिकाओं का ढीला व्यवस्थित जाल है जो इसे लचीला और अनुकूलन योग्य बनाता है। इसकी विशेषता क्या है? अर्ध तरल आधात्री के भीतर तंतुओं और कोशिकाओं का ढीला व्यवस्थित जाल है जो इसे लचीला अनुकूलन योग्य बनाता है। एरियोलर संयोजी ऊतक में भी अब दो भाग कर दिया। पहला शिथिल संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कहाँ कहाँ होगा? शिथिल संयोजी ऊतक त्वचा, जो कि एकदम शांत रहता है, त्वचा हो गया, और मांसपेशी के बीच होता है, और मांसपेशियों के बीच होता है। अंगों के भीतर का स्थान में अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? त्वचा में होता है, मांसपेशी के बीच होता है, अंगों के भीतर होता है, और अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में कौन सा होता है? शिथिल संयोजी ऊतक। त्वचा में कौन सा होता है? शिथिल संयोजी ऊतक। मांसपेशी के बीच कौन सा होता है? शिथिल संयोजी। इसकी विशेषता एक ढीली जेल जैसी आधात्री है जिसमें कोशिकाएं, तंतु एक आधार पदार्थ होता है। तंतु मतलब एक आधार पदार्थ होता है। सघन संयोजी ऊतक, सघन संयोजी होता है, इसमें तंतुओं का उच्च अनुपात होता है। इसमें तंतुओं का उच्च अनुपात होता है, मुख्य रूप से कोलेजन। सघन संयोजी ऊतक में क्या है? तो कोलेजन। सघन संयोजी ऊतक अब दो प्रकार का होता है, कंडरा, दूसरा स्नायु। पहला कंडरा, दूसरा स्नायु। कंडक है बहुत अधिक शक्ति और सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार ऊतक है। यह मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशी को क्या करता है? हड्डी से जोड़ता है। कंडरा मांस प्लस हड्डी, कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है इसमें। और स्नायु, स्नायु इसमें स्नायु को ही शायद लिंगामेंट बोलते हैं, नहीं लिंगामेंट बोलते हैं ना, याद नहीं आ रहा है। आघात्री के कम मात्रा होने पर बावजूद काफी शक्ति हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो कंडरा। और स्नायु जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा क्या जोड़ता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, और स्नायु क्या जोड़ता है? हड्डी को जोड़ता है। स्नायु मतलब सेम आयु मतलब हड्डी का हड्डी। कंडरा जो है मांस और हड्डी को जोड़ता है। अब आते हैं वशीय संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में पहला हम लोग पढ़ लिए कंकाल। ये संयोजी ऊतक में तीन प्रकार से बांटा था ना संयोजी ऊतक को, दो प्रकार से, एरियोलर संयोजी ऊतक और वशीय संयोजी। एरियोलर पढ़ लेंगे हम लोग। अब आते हैं वशीय संयोजी ऊतक। वशीय संयोजी की उपस्थिति त्वचा के नीचे जिन व्यक्तियों में शरीर की चर्बी अधिक होता है उनमें वशीय ऊतक अधिक होता है। आंतरिक अंगों के बीच होता है। कोशिकाएं गोल होते हैं, अंडाकार आकार की होती है। इसमें वसा कोशिकाओं का जमा होता है। तो यह शरीर को आंतरिक झटके से बचाता है। शरीर को आंतरिक झटके से बचाता है, एक ऊष्मारोधी के रूप में कार्य करता है, मतलब ऊष्मा अंदर बाहर नहीं जाने देता, उसमें शोषण ऊष्मारोधी। ऊंट का कुबड़ एक क्या है? ऊंट का कुबड़ क्या है? तो ऊंट का कुबड़ है वशीय संयोजी ऊतक। अब आते हैं हम लोग कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल संयोजी ऊतक वे संयोजी ऊतक जिनकी संरचनाएं, कार्य, बुनियादी सहायता और जुड़ाव से परे अद्वितीय होता है। कंकाल संयोजी ऊतक में एक उपास्थि, दूसरा हड्डी। कंकाल संयोजी ऊतक में उपास्थि और अस्थि। उपास्थि कहाँ होता है? उपास्थि कान का बाहरी हिस्सा, जो कान का जो हम लोग जो कर्ण पिन्ना जिसको बोलते हैं, वहाँ होता है। नाक की नोक, मतलब जो आसानी से हड्डी है और जो आसानी से दब जाता है। श्वास नली भी उपास्थि से बना होता है। स्वर यंत्र, जोड़ों पर हड्डियों की सतह, जोड़ भी होता है, उपास्थि से बना होता है। इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से
काफी दूर होती है। आघात्री जेल जैसे और थोड़ी लचीली होती है। उपास्थि स्वभाव से लचीली होती है। उपास्थि क्या होता है? स्वभाव से लचीली होती है। कार्य को इसका कार्य शरीर को सहारा और लचीलापन प्रदान करना उपास्थि का। अब आते हैं अस्थि। अस्थि जो है हड्डियां, अस्थि को हड्डी बोलते हैं। अस्थि कठोर, दृढ़ और मजबूत और स्वभाव से लचीला नहीं होता है। हड्डी का आघात्री मैट्रिक्स, आघात्री को किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स कठोर होती है और कैल्शियम तथा फास्फोरस यौगिकों से बना होता है। किससे किससे? कैल्शियम और फास्फोरस से। यह एक ढांचे का जाल बनाती है। एक ढांचे का जाल शरीर को सहारा देता है, शरीर को आकार प्रदान करता है और मस्तिष्क, फेफड़े आदि ऐसे महत्वपूर्ण अंगों का रक्षा करता है। द्रव्य संयोजी ऊतक। द्रव्य संयोजी ऊतक आता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है और निरंतरता बनाए रखता है। द्रव्य संयोजी ऊतक में रक्त है और लसिका है। रक्त रक्त में रक्त ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। रक्त में जो है द्रव्य कितना होता है? तो 55% द्रव्य होता है और 45% ठोस होता है। 55% में 45 प्लाज्मा जो है, इसमें होता है 90-95% प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, और द्रव में क्या है? प्लाज्मा है। और द्रव को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक। और प्लाज्मा में क्या है? 92% जल है और 8% प्रोटीन, लवण और हार्मोन है। और ठोस है जो 45% है, उसको भी 3 भाग में, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, कार्पुसल, व्हाइट ब्लड कार्पुसल और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त कोशिकाएं में रक्त का तरल भाग, रक्त का तरल भाग जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा बोलते हैं। यह कैसा होता है? पीले रंग का होता है। इसमें क्वेश्चन दिया है कि प्लाज्मा कैसा होता है, तो ये पीला होता है, पीले रंग का होता है। इसमें 92% जल और 8% प्रोटीन, लवण और हार्मोन होता है। प्रोटीन, प्रोटीन इसमें प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रिनोजन या हेपरिन, ग्लूब्यूमिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन या हेपरिन, ग्लूब्यूमिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन या हेपरिन क्या है? प्रतिस्कंदन, रक्त को जमने से रोकता है, मतलब ये रक्त को जमने नहीं देता है, रक्त को जमने नहीं देता है। कौन? फाइब्रिनोजन या हेपरिन। थक्का जो, नहीं तो अंदर ही हम लोगों का शरीर का रक्त जम जाता तो खत्म हो जाते हैं हम लोग। तो दूसरा आता है ग्लूब्यूमिन। ग्लूब्यूमिन क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। ग्लूब्यूमिन क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। और एल्ब्यूमिन क्या करता है? परासरणी संतुलन बनाए रखता है। इसमें थोड़ा थोड़ा पता है, कुछ कुछ चीज बहुत ज्यादा खतरनाक वाला हिंदी दे दिया है, इसमें पूरा पूरी इस तरह हिंदी नहीं लिखना चाहिए। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जिससे परासरणी संतुलन बनाए रखता है। सबसे अधिक रक्त प्लाज्मा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? तो एल्ब्यूमिन। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो एल्ब्यूमिन पाया जाता है। हेपरिन रक्त में मौजूद एक प्राकृतिक थक्का रोधी है जो एक कार्बोहाइड्रेट है। हेपरिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। हेपरिन कार्बोहाइड्रेट होता है। हेपरिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन, हेपरिन कार्बोहाइड्रेट थक्का रोधी है। जब रक्त जब रक्त प्लाज्मा से थक्का जमाने वाले प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो इसके बाद साफ तरल पदार्थ बचता है, उसे सीरम कहा जाता है। जब रक्त प्लाज्मा से थक्का जमने वाले प्रोटीन निकाल दिए जाते हैं, जब रक्त या फिर प्लाज्मा से थक्का जमने वाले प्रोटीन निकालते हैं, उसके बाद एक साफ तरल पदार्थ बचता है जिसको सीरम कहते हैं। हेमो हेमोटोपियोटिक स्टेम, HSC। हेमोटोपियोटिक स्टेम, लाल अस्थि मज्जा, श्वेत रक्त कोशिका है, प्लेटलेट्स है। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा अरोस्थि, कूल्हे की हड्डी, पसलियां, कसूर की और लंबी हड्डी के सिरों के भीतर पाई जाती है। हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कि अस्थि मज्जा जो उरोस्थि, उरोस्थि मतलब उर यानी कि पेट, कूल्हे की हड्डी, पसली और कसेर की और लंबी हड्डियों के सिरों के भीतर पाई जाती है। कहाँ कहाँ? उपास्थि में होता है,
कूल्हे की हड्डी में होता है, उरोस्थी में होता है, उरोस्थी में होता है, कूल्हे की हड्डी में होता है, पसलियों में होता है, कशेरुकियों और लंबी हड्डियों के सिरों के भीतर पाई जाती है। रक्त का ठोस भाग, रक्त का ठोस भाग में सबसे पहले क्या होता है, आरबीसी या फिर रेड ब्लड का कार्पुसल्स, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। रेड से एरिथ्रो ऐसे याद करें, रिथ्रो, रिथ्रो यानी कि रेड, एरिथ्रोसाइट। इसमें कितना होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर, मतलब मिली 1 मिलीलीटर का अगर हम ब्लड लेंगे तो उसमें क्या होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होता है। रंग इसका हेमे, हेमे यानी कि एफी की उपस्थिति में के कारण लाल होता है। आरबीसी का लाल क्यों होता है, तो फेरस यानी कि लोहा की उपस्थिति में इसको हेम बोलते हैं। हेमे की ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता होती है। हेमे की हेमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता होती है। आकार इसका द्विअवतल होता है। आकार क्या होता है, द्विअवतल होता है, डिस्क के आकार का, मतलब जैसे कैसेट होता है ना वैसा बनता है, द्विअवतल होता है, डिस्क के आकार का। जीवन काल और निर्माण, जन्म के समय अस्थि मज्जा में निर्माण, जन्म के समय कहाँ से होता है, जीवन काल आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, लगभग 120 दिन का जीवन काल होता है। कार्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केंद्रक आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, प्लीहा या स्प्लीन को, प्लीहा या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहा जाता है, हेमेटोलॉजी। हेमटो हेमटोपोइसिस, हेमटोपोइसिस क्या बोलते हैं, रक्त कोशिकाओं का निर्माण की जैविक प्रक्रिया के हेमटोपोइसिस बोलते हैं। हेमटोपोइसिस किसको बोलते हैं, रक्त कोशिकाओं के निर्माण की जीवित जैविक प्रक्रिया। पॉलीसिथेमिया, पॉलीसिथेमिया किसको बोलते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या असामान्य रूप से बहुत अधिक होता है, तो इसको बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। अब हम लोग आते हैं दूसरा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिसको श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूक मतलब व्हाइट, मतलब कोई कलर नहीं। डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 1 मिलीलीटर में 5,000 से 8,000 तक होता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है, हमारे शरीर को रक्षा तंत्र प्रदान करता है। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, इसका जीवन काल 13 से 20 दिन होता है। आकार इसका गोल होता है, अनियमित आकार, या फिर गोल होगा या फिर अनियमित होगा। इसका प्रकार मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसाइनोफिल्स। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल। अब खतरा, जीवाणु, जीवाणु अगर बैक्टीरिया का आक्रमण होगा तो न्यूट्रोफिल, विषाणु का आक्रमण होगा तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बड़ी संख्या में एंटीबॉडी स्रावित करती है। जीवाणु का तो न्यूट्रोफिल, विषाणु का तो लिम्फोसाइट, परजीवी का है तो स्नोफिल, और एलर्जी होगा तो बेसोफिल, और मृत कोशिकाएं को मोनोसाइट बोलते हैं। तो जीवाणु का आक्रमण होगा तो कौन आ गया न्यूट्रोफिल, जीवाणु तो न्यूट्रोफिल, विषाणु लिम्फोसाइट, विषाणु लिम्फोसाइट, और परजीवी रहेगा तो इस्नोफिल, एलर्जी होगा तो बेसोफिल, और मृत कोशिका मोनोसाइट। याद हुआ, न्यूट्रोफिल किसका है तो जीवाणु का, और लिम्फोसाइट किसका है तो विषाणु का, मोनोसाइट मृत कोशिका, परजीवी है तो इस्नोफिल, और एलर्जी है तो बेसोफिल। बड़ी संख्या में एंटीबॉडी कौन स्रावित करता है तो लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी असामान्य उत्पादन से ल्यूकेमिया होता है। यह तब होता है जब अस्थि मज्जा में कैंसर विकसित होता है, जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है। प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या क्या बोलते हैं तो रक्त बिंबाणु बोलते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख से कितना होता है 3.5 लाख तक होता है पर ml होता है प्लेटलेट्स। अनियमित आकार होता है इसका कोई आकार नहीं होता है। यह
प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, 7 से 10 दिन तक होता है। ये जमावट के माध्यम से रक्त स्राव को रोकने से और बचाने के लिए आवश्यक है। प्लेटलेट्स की कम संख्या का कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, जिससा कि डेंगू के मामले में होता है, और प्लेटलेट्स की बहुत अधिक संख्या से थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। एक होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक क्या होता है, एक होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, दूसरा होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। पेनिया, पेनिया, पेनिया मतलब पेनिया, पेनिया नहीं है, पेन नहीं है, पेनिया मतलब इसमें कम संख्या हो गया। थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी कि बहुत अधिक संख्या होता है, बहुत अधिक संख्या हो गया। पेनिया, पेनिया यानी कि पे नहीं है, पेनिया तो कम संख्या वाला पेनिया, थ्रोम्बोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस अधिक संख्या। अब आते हैं हम लोग लसिका। लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है। लसिका कैसा है, रंगहीन तरल पदार्थ है। लसिका में आरबीसी और रक्त प्रोटीन नहीं होता है। लसिका में क्या होता है, आरबीसी और रक्त प्रोटीन नहीं होता है। लसिका रक्त प्लाज्मा के समान होता है। लसिका कैसा होता है, रक्त प्लाज्मा के समान होता है। इसमें प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और जल होता है। यह हल्का पीला रंग का होता है, इस तरह प्लाज्मा होता है। लसिका शरीर के तरल संतुलन को बनाए रखने और प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग आते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र पाए जाने वाले एक विशिष्ट ऊतक है या उद्दीपन को प्राप्त करने, संकेतों को प्रसारित करने, पूरे शरीर में प्रतिक्रियाओं का समन्वय के लिए उपस्थित उत्तरदायी है। यह कहाँ कहाँ होता है, तो मस्तिष्क में होता है, मेरुरज्जु में होता है, तंत्रिकाओं में पाया जाता है। अब न्यूरॉन की संरचना। कैमिलो गोल्जी ने ब्लैक रिएक्शन गोल्जी की विधि का उपयोग करके न्यूरॉन की संरचना की खोज की थी। कैमिलो न्यूरॉन की संरचना खोज किया था, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी कैसे किया था, ब्लैक रिएक्शन से। यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो बाल जैसा सबसे ऊपर है, इसको ध्रुमिका बोलते हैं। कोशिका झिल्ली जो बाहर में इसका आवरण बना है, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ध्रुमिका जो बोले बाल जैसा है, तो जड़ जैसा, इसको ध्रुमिका बोलते हैं। कोशिका कोशिका काय अंदर में सोमा, इसको बोलते हैं कोशिका काय, सोमा। तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अक्ष, ये जो है तंत्रिकाक्ष है। और एक्सोन हिलक माइलिन आवरण होता है। सिनेप्टिक पुटिका, यहाँ से सिनेप्स जाता है, मतलब फोटो खींच के जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, बोलते हैं सिनेप्टिक पुटिकाएं। तंत्रिकाक्ष शिरा और रेनवियर नोड और ओलिगोडेंड्रोसाइट। न्यूरॉन की शारीरिक रचना। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र का मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सा है, तो न्यूरॉन होता है। यह तंत्रिका आवेगों को प्रसारित करने के लिए विशिष्ट है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन क्या है, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन का भाग अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। कोशिका है, कोशिका का क्या बोलते हैं, सोमा को बोलते हैं सोमा। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है और यह न्यूरॉन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें केंद्रक होता है, कोशिका में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है, यह न्यूरॉन की गतिविधियों को नियंत्रित। ध्रुमाक्ष, ध्रुमाक्ष क्या हो, किसको बोले, ध्रुमिका बताए ना, ध्रुमिका जो बाल जैसा होता है। यह कोशिका काय से निकली, कोशिका काय यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य से निकली एक छोटी शाखा युक्त संरचना होता है, मतलब ब्रांच होता है, जड़ जैसा, जो अन्य न्यूरॉन या संवेदी कोशिकाओं के से संकेत प्राप्त करते हैं। उधर से वो संकेत, जैसे ऐसे करके ऐसे है ना, अमीबा जैसा, तो ये जो है इधर से संकेत आया, इसमें ध्रुमिका से संकेत आया और आवेगों कोशिकाएं की ओर ले जाता है, इधर से इधर उधर ले गया। अब आता है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष या तंत्रिका आवेगों कोशिकाएं से दूर अन्य न्यूरॉन के प्रभावों को, जैसे कि मांसपेशियों और ग्रंथियों को ले जाता है। तंत्रिकाक्ष क्या है, तो ये है इसका पीछे वाला टेल को तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। इधर से ये, इधर से आया, इधर गया, इधर से आया, इधर 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 करके इधर से दूसरे कोशिका या फिर इसमें भेज दे, तंत्रिकाक्ष। माइलिन शीथ, यह तंत्रिकाक्ष को ढकने वाली वसायुक्त परत है। माइलिन क्या है, तो वसायुक्त परत है जो तंत्रिकाक्ष को ढकती है, इसे विलगित करती है, संकेतों के संचरण को गति पर बढ़ाती है।
श्वान कोशिका एक ग्लियल कोशिकाएं हैं। क्या है? ग्लियल कोशिकाएं हैं जो मस्तिष्क के बाहर अक्ष तंतु पर माइलिन आवरण का निर्माण करती है। ग्लियल कोशिकाएं, श्वान कोशिका क्या है? तो ग्लियल कोशिकाएं हैं जो मस्तिष्क के बाहर अक्ष तंतु पर माइलिन आवरण का निर्माण करती है। तंत्रिकाक्ष शिरा या सिनेप्टिक नर्व्स, तंत्रिकाक्ष शिरा अक्ष तंतु के अंतिम सिरे जिनमें न्यूरो ट्रांसमीटर तंत्रिका प्रेषक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष शिरा बोलते हैं। यह सिनेप्स के माध्यम से अगले न्यूरॉन को या प्रभाव कोशिका के तक संकेतों को प्रसारित करने में मदद करता है। तंत्रिका आवेगों का संचरण, तंत्रिका आवेगों का संचरण यह एक उद्दीपन द्रुमाक्ष द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह एक विद्युत आवेग कोशिकाएं और अक्ष तंतु के माध्यम से यात्रा करता है। अक्ष तंतु के सिरों पर आवेग न्यूरोट्रांसमीटर के निकलने को प्रेरित करता है। उद्दीपन द्रुमाक्ष मतलब इधर द्रुमाक्ष है, इधर से ये लिया को विद्युत आवेग को कोशिकाएं और अक्ष तंतु के माध्यम से इधर से इधर जाने दिया। अक्ष तंतु के सिरों पर आवेग न्यूरोट्रांसमीटर निकलने के लिए प्रेरित करता है। सिनेप्स आया, इधर केंद्रक की ओर गया, इधर से फिर आगे बढ़ा। न्यूरोट्रांसमीटर अंतर्ग्रंथ या सिनेप्स को पार करते हैं। इस तरह करके यहाँ से सिनेप्स को पार किया और अगले न्यूरॉन तक प्रभाव जैसे मांसपेशी ग्रंथि तक पहुंच जाते हैं। इससे प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। न्यूरॉन्स आवेग कैसे संचरित कर अन्य कोशिका संदेश कैसे भेजते हैं। ये हो गया। तो लेक्चर 3 खत्म। तो अगर होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा भी इसमें हेल्प हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। थैंक यू।